एहसास कश्मीर का। Hi friends, this is Bashir Ahmed Kojri and this time with a lecture on political parties. Dear students, this chapter, political parties, is mentioned in the social science civics book of class 10th. और ध्यान रहे बेटा, ध्यान देना, सुनिए. Every time we go to the news channels, जब भी हम न्यूज चैनल्स देखते हैं, क्या हम देखते हैं? हम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र सुनते हैं, हम अमित शाह का नाम सुनते हैं, हम उमर अब्दुल्ला डॉक्टर फारूक का नाम सुनते हैं, हम महबूबा मुफ्ती का नाम सुनते हैं, हम पाकिस्तान के इमरान खान का नाम सुनते हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनते हैं. वेल, जितने भी जो ये लीडर्स हैं, हु आर दे आर the leaders of what are known as political parties. Yes, ये political parties के leaders है. जैसे नरेंद्र मोदी, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, he belongs to the political party जिसका नाम यूजुअली हम सुनते आए हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी. हमारी बुक में भी मेंशन है भारतीय जनता पार्टी का नाम. और इसके अपोजिशन में जो हमारा इससे पहले प्राइम मिनिस्टर रहा है जिसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह रहा, तो ही ऑल्सो बिलोंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस. और स्टेट पार्टीज का नाम आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम हमने सुना है, हमने स्टेट में नाम सुना है पीडीपी का. सो these are political parties. So some of the political parties who were active in last election in Jammu and Kashmir included BJP, Indian National Congress, National Conference, PDP and so on. तो ध्यान रहे बेटा. अब क्वेश्चन है, what are political parties? नाम तो हमने दिया, तो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में हम क्या क्या बोल सकते हैं? ध्यान रहे, बीजेपी का नाम देखते हैं तो पहले एक लीडर है, कुछ मेंबर्स है, ए ग्रुप ऑफ द मेंबर्स हु कॉन्टेस्ट, जो कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन, ग्रुप ऑफ मेंबर्स कॉन्टेस्टिंग एंड इन द इलेक्शन, ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं अंडर वन सिंबल. ध्यान देना, ग्रुप ऑफ पीपल, पहले ग्रुप ऑफ द पीपल हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, जो कॉन्टेस्ट इलेक्शंस करते हैं, इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, अंडर सिंगल सिंबल, सिंगल इनकी इलेक्शन सिंबल होती है, इनका एक ही सिंगल मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो होता है. और एक और चीज, दे शेयर द सेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. दैट मीन्स ग्रुप ऑफ द पीपल contesting in elections with single election symbol, single manifesto, single leadership and same sharing same policies and programs for the welfare of the people. Such a group of the people constitutes a political party. ऐसा ग्रुप बनाता है एक पॉलिटिकल पार्टी. तो हो गया. तो पहला क्वेश्चन जो that was asked to us, define political party, जो हमारी बुक हमसे पूछती है what is a political party, तो हमने इसका याद रखा, ग्रुप ऑफ द पीपल contesting elections, जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं, अंडर सिंगल इलेक्शन सिंबल, सिंगल इलेक्शन मैनिफेस्टो, शेयरिंग सेम प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. दैट्स अ पॉलिटिकल पार्टी. और पॉलिटिकल पार्टी में एक और चीज हम देखते हैं,
पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स है एज पर आवर बुक। पहला है लीडर्स, इसके लीडर होते हैं। लीडर के बाद दूसरा कंपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी का क्या है? एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स। एंड तीसरा इस क्या है? फॉलोअर्स। So the 3 components of a political party are leaders, active members हो गए 2 and followers हो गया 3। So political party अब क्यों बनती है? पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनती है? ध्यान रहे, पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है why it is formed, ये क्यों बनती है? ध्यान रहे, पॉलिटिकल पार्टी बनती है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। टू कॉन्टेस्ट, जब भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है किस लिए? ताकि ये इलेक्शन में हिस्सा ले। टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। और इलेक्शन कॉन्टेस्ट क्यों करे? टू विन इट। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे एंड टू विन इलेक्शंस। इलेक्शन जीता तो क्या करती है? टू फॉर्म गवर्नमेंट। टू फॉर्म गवर्नमेंट। जो पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है, और जो ये गवर्नमेंट बनाती है दैट रन इज द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को फिर चलाती भी है। रन इज द गवर्नमेंट। आया? पॉलिटिकल पार्टी चाहती है हम इलेक्शन जीते, इलेक्शन में हिस्सा लें, इलेक्शन जीते, गवर्नमेंट बनाए, गवर्नमेंट को चलाए एज पर ओवर इंटरेस्ट, एज पर ओवर व्यूज। हमारी व्यूज में जो लोगों के लिए ठीक रहेगा उन्हीं पॉलिसीज को हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे। फॉर दैट पर्पस एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। और नेक्स्ट है कि इस पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है। जनरल में अगर हम पॉलिटिकल पार्टी नेचुरली जब भी इस इलेक्शन में लेगी, एक जीतेगी, और अगर एक पार्टी ने इलेक्शन जीता देयर विल बी अदर पार्टीज हु विल बी एट द लूजिंग साइड, जिन्होंने जीता नहीं है। तो जनरल में हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहली फंक्शन हम यहां मेंशन कर लेंगे, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। कॉन्टेस्ट इलेक्शन ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है। पॉलिटिकल पार्टी का काम है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। दूसरा, जो पार्टी जीतती है, द विनिंग पार्टी, जो विनिंग पार्टी है, पार्टी जो है दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट, वो बनाती है गवर्नमेंट, एंड रन इज द गवर्नमेंट, रन इज द गवर्नमेंट। उसके बाद जो दोज पार्टीज विच आर एट द लूजिंग साइड, जो इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं, दे फॉर्म, वो बनाते हैं अपोजिशन। और अपोजिशन का भी एक काम होता है, अपोजिशन क्रिटिसाइजेस द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी जब हुकूमत चलाती है, जो भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लेके वो आती है, उसको क्रिटिसाइज करना, उसके नेगेटिव चीजें जो उसमें है वो लोगों तक पहुंचाना, ये अपोजिशन का काम है। इससे क्या होता है? अपोजिशन पार्टी चेक्स द रूलिंग पार्टी फ्रॉम बीइंग डेस्पोटिक। इससे रूलिंग पार्टी डेस्पोटिक नहीं बनती है। रूलिंग पार्टी अपनी मनमानी ना चलाए, इसीलिए अपोजिशन हर बार रूलिंग पार्टी की जो भी पॉलिसी है उसकी नेगेटिव चीजें जो होती है, उसमें नेगेटिव चीजें जो होती है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि लोग इन नेगेटिव चीजों को देख के नेक्स्ट इलेक्शन में खुद डिसाइड कर पाए अच्छी तरह कि टू विच पार्टी दे शुड वोट। तो अपोजिशन पार्टी का काम क्या है? टू क्रिटिसाइज द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग पार्टी। अब जो ये रूलिंग पार्टी जो है दैट फ्रेम्स, वो बनाती है पॉलिसीज
that frames policies and programs for running the government. लेजिस्लेचर जो बनता है, देखो जो भी लेजिस्लेशन आती है, पॉलिसीज आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, गवर्नमेंट डिसीजन आते हैं, वो डिसीजन हु टेक इज द डिसीजन, who executes the decision? It is the political party. So legislations, to make the legislations, to execute the legislations, ये काम भी political party का ही है. और एक चीज है कि political party जो है, they mold public opinion. They mold public opinion about different issues. तो व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? ध्यान रहे, मेन फंक्शन में पहले हमने कहा टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. दूसरा क्या है? कॉन्टेस्ट इलेक्शन के बाद सेकंड काम है द विनिंग पार्टी हैज द फंक्शन, उसकी एक फंक्शन है टू मेक द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट, टू फ्रेम द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स. डिसीजन मेकिंग में इनका खास ये हाथ रहता है. उसके बाद जो पार्टी जीतती नहीं है, दैट मेक्स अपोजिशन, और अपोजिशन का काम क्या है? टू क्रिटिसाइज द रूलिंग पार्टी, टू क्रिटिसाइज द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग पार्टी. इससे रूलिंग पार्टी थोड़ी सी कंट्रोल में रहती है, वो उतना ऐसा कुछ नहीं कर पाती है कि जिससे आम जनता को नुकसान हो. तो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. उसके बाद जो हमारी बुक में नेक्स्ट सब टॉपिक है, तो वो है व्हाट आर द चैलेंजेस. इंडिया में क्या चैलेंजेस है? व्हाट आर द challenges faced by political parties, faced by political parties. पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, आप खुद अपने आप से पूछिए. जब से हमने सुना है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, जो कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी रही है राइट फ्रॉम 1947, तो यूजुअली जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आती है, या तो हम शेख अब्दुल्ला जो इन कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, या उसके बाद हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, या उसके बाद उमर अब्दुल्ला. लीजिए पीडीपी की बात, वहां भी हमने नाम सुना है मुफ्ती सईद का ज्यादा, और उसके बाद उसकी बेटी महबूबा मुफ्ती का. अब आइए आप कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं. पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उसके बाद इंदिरा गांधी का नाम आता है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है. तो ऐसा जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी. तो एक और चीज दिखती है, इन बातों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है कि जब से ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी है, इट इज नॉट द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया. पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखते हो, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, जो लीडर चाहे वो रिटायर पार्टी से हो जाए या चाहे उसकी डेथ हो, तो उसके बाद क्या होता है, यूजुअली उसी का बेटा इसकी जगह लेता है. अब इसका बेटा भी, जब उसका भी टाइम कंप्लीट होता है, उसके बाद उसका बेटा आता है. दैट मीन्स एक ही खानदान, पूरी पार्टी को ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव गेट हाईजैक्ड बाय सिंगल डायनास्टीज. तो इसको हम कहते हैं कि डायनास्टिक सक्सेशन जो है, इट इज ए चैलेंज बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज. देखो चैलेंज क्या है. सपोज यहां एक रूलर रहा या एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर रहा, जब इसका टाइम हो जाता है तो इसी का सन आता है, वो फिर पार्टी का लीडर बनता है. इसका टाइम होता है, फिर इसका सन. इससे क्या होता है कि अगर इसके पास कुछ एबल मिनिस्टर्स भी होते हैं, एबल मिनिस्टर्स, अगर एबल मिनिस्टर्स भी होते हैं, दे डू नॉट गेट ए चांस. उनके पास, उनको एक चांस नहीं मिलता है कि वो भी इस गद्दी को संभाले. सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज.
और ये पूरे विश्व की बात अगर देखते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये एक चैलेंज आता है। तो पहला चैलेंज हमने जो लिखा दैट इज डायनास्टिक, जो डायनास्टिक सक्सेशन होती है, दिस इज वन चैलेंज। दूसरा चैलेंज आप देखिए, बीजेपी की बात जब आज हम सुनते हैं तो कुछ ही गिने चुने लीडर्स का नाम सुनते हैं, एनसी का नाम सुनते हैं तो गिने चुने लीडर्स, किसी भी पार्टी का थ्रू आउट वर्ल्ड जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात आती है तो मीडिया में भी गिने चुने लीडर्स उस पार्टी के आते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग विद इन द पार्टी है, कहीं ना कहीं जो विद इन द पार्टी पावर है, दैट इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ईदर वन पर्सन और अ फ्यू पीपल। या तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो पावर्स है, जो अथॉरिटी है, या तो वो एक बंदे के पास है या कुछ गिने चुने लोगों के पास है, और बाकी पार्टी के मेंबर्स क्या होते हैं, नो डाउट दे आर मेंबर्स ऑफ द पार्टी, दे आर एक्टिव मेंबर्स ऑफ द पार्टी, लेकिन डिसीजन मेकिंग में यूजुअली उनको कंसल्ट नहीं किया जाता है। और जब एक ही पार्टी हो, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन इन तीनों ने सपोज डिसीजन लिया और इनको कंसल्ट किया ही नहीं, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? यस, चांसेस है कि एक स्पेस क्रिएट होती है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। दैट मीन्स जो ये लैक ऑफ, वी कैन से विद इन द पार्टी इक्वालिटी नहीं है, वी कैन से देयर इज लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। तो दूसरा चैलेंज जो है दैट इज लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। ये एक चैलेंज है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब डिसीजन कुछ ही लोग लेते हैं, बाकी लीडर्स और इनके बीच में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो दिस इज वन सेकेंड चैलेंज फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। और एक चैलेंज हमें दिखता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, यूजुअली कौन लोग इलेक्शन जीतते हैं? हम बहुत ही कम सुनते हैं कि कोई गरीब लीडर निकला, इसने इलेक्शन में हिस्सा लिया और ये जीत पाता है। अगर होगा भी कहीं तो बहुत कम। यूजुअली इलेक्शन कौन से लीडर जीतते हैं? जो अमीर हो, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास मनी पावर हो, मसल पावर हो। दैट मीन्स मनी एंड मसल पावर दे प्ले, ये प्ले करते हैं वन ऑफ द वाइटल रोल इन द पॉलिटिकल सिस्टम, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड। यूजुअली जब भी इलेक्शन होते हैं तो जीता कौन है? वो कैंडिडेट जिसके पास पैसा हो एंड मसल पावर हो। और ये पैसा और मसल पावर यूजुअली ड्यूरिंग इलेक्शंस हमें दिखता है। तो वी कैन से दैट मनी एंड मसल पावर, मनी एंड मसल पावर, दिस इज वन मोर चैलेंज बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज। और एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, आप देखिए हाउ मच वुमेन पार्टिसिपेशन। अगर हम जानते हैं कि इंडिया का जो सेक्स रेशो है, ओवरऑल एवरेज सेक्स रेशो इज दैट्स ऑलमोस्ट फेवरेबल, तो पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखते हैं तो अराउंड उतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं। नो डाउट वुमेन थोड़ी सी कम है कंपेयर टू मैन, बट टोटल में अगर जनरली हम देखते हैं जितने मैन उतने वुमेन। लेकिन इलेक्शन में होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी, मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज का क्या हाल है कि ज्यादा लीडर्स मेल होते हैं, फीमेल बहुत कम होते हैं। दैट मीन्स दिस अनइक्वल पार्टिसिपेशन या अनइक्वल मेंबरशिप बिटवीन ऑफ वुमेन एंड मेन विद इन द पॉलिटिकल पार्टी, ये भी एक चैलेंज है। सो एक और चैलेंज हमने यहां मेंशन किया
कि अनइक्वल मेंबरशिप विद इन द पार्टी बेस्ड ऑन, दैट मीन जेंडर बाइस यहां भी है. सो द मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, सिंपली हम याद रखेंगे, बहुत इजी है. पहला चैलेंज है कि डायनास्टिक सक्सेशन है, जिससे एक प्रॉब्लम होती है कि अगर डायनास्टिक सक्सेशन होती है, कोई एबल मिनिस्टर जो इस लीडर के खानदान से नहीं है, उसके को उतना चांस नहीं मिलता है कि वो पार्टी की मेन सीट संभाले. ये एक रीजन है, ये एक चैलेंज है. दूसरा है लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी. लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी से मुराद है कि विद इन द पॉलिटिकल पार्टी जो पावर है दैट इज रेस्ट्स विद इन द हैंड्स ऑफ ओनली वन पीपल और ए ग्रुप ऑफ पीपल. इससे भी चांसेस होते हैं कि जो बाकी लीडर्स और ये डिसीजन मेकर्स हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा. एक और चैलेंज है मनी एंड मसल पावर. इलेक्शन में वही ज्यादा जीतते हैं जिसके पास ये दोनों है, मनी भी एंड मसल पावर भी. और नेक्स्ट है अनइक्वल मेंबरशिप ऑफ मेन एंड वुमेन विद इन द पॉलिटिकल पार्टी. दिस वन मोर चैलेंज दैट इज फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज. तो अगर चैलेंजेस है, नेक्स्ट हम फिर देख लेंगे कि रिफॉर्म्स, व्हाट शुड बी द रिफॉर्म्स इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया. ये दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, हमारी बुक में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉलिटिकल व्हाट शुड बी द रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. आपको खुद सजेस्ट करने हैं, स्टूडेंट्स को खुद सजेस्ट करने हैं व्हाट रिफॉर्म्स दे वुड सजेस्ट, what reforms they would suggest for strengthening of political parties. पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या क्या सजेस्ट कर लेंगे. देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ सजेशंस, 2-3 सजेशंस यहां से दूंगा और जरूरी नहीं है कि वो सजेशन 100% एप्लीकेबल हो. You can modify those suggestions, या आप अपने साइड से suggestions भी दे सकते हो. तो some of the suggestions I would put forward, एक suggestion मैं दे सकता हूं कि within the political party women के लिए एक reservation रखी जाए. तो अगर ज्यादा नहीं, कम से कम at least I would suggest कि 1/3 reservation within the political party for women. यानी अगर पॉलिटिकल पार्टी के 60 मेंबर्स इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, कम से कम 20 मेंबर्स वुमेन होने चाहिए. एट लीस्ट 1/3 representation or reservation to women within the political party. This is one of the suggestion from my side. आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो इफ यू एग्री विद इट. और वन मोर सजेशन जो हमने पहले ही बोली कि पहला चैलेंज पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या है कि विद इन द पार्टी वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां कॉन्फ्लिक्ट्स है. तो हम यहां सजेस्ट कर सकते हैं कि जो विद इन द पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर हो. देयर शुड बी अ प्रोसीजर विद इन द पॉलिटिकल पार्टी टू सॉल्व द इंटरनल डिस्प्यूट्स. ये एक प्रोसीजर होना चाहिए. थर्ड, एक और चीज है कि हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जब इलेक्शन हो, एक गरीब आदमी इलेक्शन के लायक है, वो एक अच्छा रूलर बन सकता है, बट ही इज अनेबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी. So we can say that election should be funded. Election को फंड किया जाए by Election Commission of India. Elections should be funded by Election Commission of India, but not in cash. It should be funded in kind, not in cash. So this is one more suggestion for reforming the political parties in India. और एक सजेशन मैं फॉरवर्ड कर सकता हूं कि वो लीडर्स जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, उन लीडर्स को इलेक्शन में ना ही लाया जाए तो बेहतर है. दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज शुड नॉट
promote those politicians, should not promote those politicians to contest elections who have criminal records. तो हम क्या कर सकते हैं? Those who have criminal records, they should not be given mandate by the political party. Political party criminal record वाले को mandate ही ना दे, उसको इलेक्शन में वो लाए ही ना. इवन हम आप यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आप क्या रिफॉर्म चाहते हो, हम वी वुड सजेस्ट, एक और चीज हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में आए, एटलीस्ट उसको एडमिनिस्ट्रेशन, उसको पॉल साइंस, उसको पॉलिटी के बारे में कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए. एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी देयर, कि एलिजिबिलिटी, इलेक्शन क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रखी जाए एक कैंडिडेट के लिए कि कब वो किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ के बाद वो इलेक्शन में आ सकता है. So these are where some of the important topics meant for the students of class 10th. टाइम मिला तो फिर से आएंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को एंड तक ले जाने के लिए. थैंक यू. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Gulzar and today we'll be discussing about a very important topic. Actually, I am working as a lecturer mathematics in Government Girls Higher Secondary School, Magam, and today we are going to discuss about a very important topic of 9th class mathematics, that is circles. So, dear students, जब आप छोटे थे, like primary classes में थे या 8th में थे, तो आपने सर्कल का कॉन्सेप्ट जहन में डाल दिया होगा और सर्कल कैसे होता है या सर्कल किस शेप का होता है यह आपने जहन में रखा होगा. लेकिन आज हम सर्कल के बारे में कुछ और पढ़ेंगे कि सर्कल बनता कैसे है या सर्कल के कुछ कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो उनके नाम क्या हैं या क्या प्रॉपर्टीज हैं सर्कल्स की, ये हम आज इस क्लास में सीखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक पॉइंट यहां पे लेते हैं, लेट्स टेक अ पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम मैं ए रखता हूं, ठीक है, एंड लेट्स टेक अनदर पॉइंट, यहां पे इसका नाम मैं बी रखता हूं, ठीक है. ये पॉइंट जो है इसको मैं फिक्स करता हूं. फिक्स मतलब इट विल नॉट मूव, ठीक है. ये जो पॉइंट बी है इसको मैं मूव करवाता हूं और मूव ऐसे करवाता हूं कि ये ए से ज्यादा न दूर हो न नजदीक आए, यानी कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहे, सेम डिस्टेंस पे रहे. मैं दिखाता हूं कैसे. अगर मैं इसको मूव करवाऊंगा ऐसे, और ऐसे मैंने इस पॉइंट को मूव करवाया कि जो डिस्टेंस है ए से लेके बी तक, फिर ए से लेके यहां तक, फिर ए से लेके यहां तक, फिर ए से यहां तक, फिर ए से लेके यहां तक, फिर ए से लेके यहां तक, ये सेम होनी चाहिए, ठीक है. ये जो फिर पाथ बनती है एक पॉइंट की, इसी पाथ को हम सर्कल कहते हैं. क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं, ठीक है. अगर मैं एक डेफिनेशन आपको बताऊंगा, इट इज द पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए, ठीक है. अब दूसरी डेफिनेशन देखिए. जब आपने मैचेस आप टीवी पे देखते हैं, वहां पे भी आप जब रिव्यू लिया जाता है, ठीक है, बॉल जब बॉलर फेंकता है तो स्लो मोशन में उस बॉल की जो पाथ है या जिसको हम लोकस कहते हैं वो दिखाते हैं. फिर बॉल चाहे स्टंप्स पे लगती है या पैड के साथ टकराती है, वो हम ऑटोमेटिकली देखते हैं. वो क्या है एक्चुअली? वो एक्चुअली हम दिखाते हैं पाथ ऑफ द बॉल. बॉल किस पाथ से गुजरी है, बॉल किस लोकस से गुजरी है, ठीक है. यहां पे भी हम इस पॉइंट के लोकस की बात करते हैं या इस पॉइंट के
पाथ की बात करते हैं। लोग शायद आपके दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन पाथ की बात हम करते हैं, पाथ ऑफ द पॉइंट। एंड सो व्हाट इज द सर्कल? इट इज द पाथ followed by a point which moves such that its distance from the fixed point is constant। ठीक है, या you can say, एक और डेफिनेशन से हम आपको समझाएंगे। अगर यहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहां पे मैं फिगर बना, यहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट सी है और इसके इर्द गिर्द पॉइंट्स मूव करते हैं, या इसके इर्द गिर्द जो है सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे हम सेट ऑफ पॉइंट्स लेंगे कि उनकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट सी वो कांस्टेंट होनी चाहिए, या वो सेम होनी चाहिए हर जगह। ठीक है, तब हम इस सेट ऑफ पॉइंट्स को हम सर्कल कहते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? आई कैन राइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और यू कैन से सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, on a plane which moves such that its distance, or you can say distances from fixed point C is constant। ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस से ये मूव करते हैं, तो इस पाथ को हम सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं एक नया सर्कल ड्रॉ करता हूं। तो सर्कल की शेप कैसे बनेगी? वो बनेगी लाइक दिस। दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। और डियर स्टूडेंट्स, जब हम ये डिस्टेंस लेते हैं, आई टेक दिस पॉइंट एज ए। ठीक है, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दिस डिस्टेंस सी ए, दिस इज कॉल्ड the radius of the circle। what is it called? radius of the circle। ठीक है, अब देखिए ये जो पाथ है, एक्चुअली सर्कल्स की जब हम बात करते हैं, सर्कल्स को हम तीन तरीकों से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक है इंटीरियर ऑफ द सर्कल, वो है इनर पोर्शन ऑफ द सर्कल। दूसरा है द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, वो है ये कर्व, ये पाथ। ठीक है, तीसरा है आउटर सर्कल, यानी सर्कल के बाहर जो वाला पोर्शन है। ठीक है, अब ये जो पाथ है, पाथ फॉलोड बाय द पॉइंट, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, इस सर्कमफ्रेंस के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने यूक्लिड का नाम सुना होगा, यूक्लिड। यूक्लिड वॉज अ मैथमेटिशियन अराउंड 300 BC में वो जिंदा थे, या उनका जन्म हुआ था उनके उसके आसपास। तो यूक्लिड ने क्या किया, वो सर्कल्स बनाता था, छोटे सर्कल, बड़े सर्कल और मंजिले सर्कल और बहुत बड़े सर्कल्स। लाइक वो सर्कल्स के साथ ही खेलता था। तो वो क्या करता था, छोटे सर्कल, इससे बड़े सर्कल, इससे भी बड़े सर्कल और इससे भी बड़े सर्कल और बहुत बड़े सर्कल। ठीक है, फिर यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड क्या करता था, वो इन सर्कल्स का जो ये डिस्टेंस है, जिसे हम ट्वाइस द रेडियस कहते हैं, रेडियस और रेडियस, इसको हम डायमीटर कहते हैं, डायमीटर। ये मैं बी रखता हूं। ठीक है, वो यूक्लिड क्या करता था, वो डायमीटर भी मेजर करता था और इसकी सर्कमफ्रेंस भी मेजर करता था। डायमीटर भी मेजर करता था और इसकी सर्कमफ्रेंस भी मेजर करता था। डायमीटर भी मेजर करता था और इसकी सर्कमफ्रेंस भी मेजर करता था। तो इंटरेस्टिंगली यूक्लिड ने क्या पाया, जब भी चाहे छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो या बहुत बड़ा सर्कल हो, जब भी वो इन दो का रेशियो लेता था, यानी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो लेता था, वो हमेशा एक ही नंबर के आसपास आता था, लाइक 3.14 या समथिंग लाइक दैट। उसने, यूक्लिड ने इसी रेशियो का नाम पाई रखा। क्या रखा डियर स्टूडेंट्स? पाई। सो व्हाट इज पाई? पाई इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर। डायमीटर आप जानते हैं, यहां पे डायमीटर जो है दैट इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। सो यू कैन राइट circumference divided by twice radius is pi. So you can write circumference is equal to 2 pi r. ठीक है, इस तरह से हमने circumference, अगर एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है
we can find out approximately its circumference. ठीक है, तो circumference कैसे निकाल पाएंगे? Circumference is 2 pi r. ठीक है, subject to the condition that r is given. ठीक है, pi you can take 22/7 or there are some approximate values of pi, but remember dear students, pi is an irrational number. 22/7 is not its exact value, it's its approximate value. So that is why sometimes students get confused. Why pi is irrational and 22/7 is rational? Yes, of course. Pi is an irrational number and 22/7 is a rational number. 22/7 is its approximate value, not an exact value. So हम आगे बढ़ेंगे. जब हमने सर्कल की बात की तो यहां पे जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो दिस इज द सेंटर. अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स यहां पे सर्कल पे ड्रॉ करते हैं लाइक ए एंड बी, ठीक है, इफ आई जॉइन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी, दिस लाइन सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड chord. ठीक है, व्हाट इज chord? Chord is the line segment joining any 2 points on the circle. ठीक है, तो chords बहुत सारे हो सकते हैं, like this is the chord, this is also the chord, here we have another chord, this is the chord, this is also the chord, but a very important chord that passes through the center, PQ. This is the longest chord of the circle, और circle का ये longest chord होता है, सबसे बड़ा chord होता है. इस longest chord को हम diameter कहते हैं, जिसकी जिक्र हमने अभी बात कर रहे थे diameter की. ठीक है, तो ये है longest chord is called the diameter of the circle. ठीक है, इसके बाद कुछ और terms हम पढ़ेंगे circle के बारे में ही. अगर हम एक circle draw करेंगे और एक straight line draw करेंगे, like we draw a circle here and we draw a straight line. अगर हम एक circle draw करते हैं, this is the center of the circle and we draw a line. There are 3 possibilities. Line ऐसे हो सकती है जो सर्कल को कहीं पे टच नहीं कर सकती है या इंटरसेक्ट करती है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लाइन पॉइंट एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक लाइन जो है वो एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है. ठीक है, इस लाइन को हम सीकेंट लाइन कहते हैं या सिंपली सीकेंट कहते हैं. द लाइन which intersects the circle at 2 distinct points is called secant, and the line which touches the circle at single point at 1 point, that line is called tangent line. ठीक है, tangent line कहते हैं उसको. ठीक है, तो ये है, it does not intersect the circle, you can call it as a non-intersecting line. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ मोर टर्मिनोलॉजी के साथ, कुछ और कंडीशन या कुछ और टर्म्स हम यहां पे डिफाइन करेंगे. वो है कॉर्ड भी हमने डिफाइन किया, डायमीटर भी, सीकेंट भी, टेंजेंट भी. अब देखिए, आई टेक द पार्ट ऑफ a circle, that is, if this is the circle and I cut the part of the circle, this is C, and this part of the circle is called arc. This AB is called the arc. What is arc? Arc is a very small part, or it may be big part, but a part of the circle is called arc. इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम AB और ऊपर ऐसे आर्क से डिनोट करते हैं. दिस इज द आर्क AB. ठीक है, अब दो चीजें हैं यहां पे. एक है A to B, यहां से यहां तक. दूसरा है A से लेके यहां तक B तक. ये भी एक आर्क है, ये भी एक पार्ट ऑफ द सर्कल है. इसको भी आर्क कह सकते हैं, लेकिन इसको हम मेजर आर्क कहेंगे, बड़ा वाला आर्क कहेंगे. लेकिन ये जो छोटी आर्क है इसको हम माइनर आर्क कहते हैं. ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आर्क के एंड पॉइंट्स ज्वाइन करवाऊंगा सेंटर के साथ, ठीक है, आई ज्वाइन द पॉइंट्स और यू कैन से द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क विद द सेंटर. ठीक है, देन दिस पोर्शन, दिस पार्ट ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल. सेक्टर,
ये ऊपर वाला पोर्शन भी एक सेक्टर बन जाता है, ठीक है, इसको भी हम सेक्टर कहेंगे, लेकिन चूंकि ये बड़ा सेक्टर है इसलिए हम इसको मेजर सेक्टर कहेंगे, और ये जो छोटा सेक्टर है इसको हम माइनर सेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये हैं कुछ टर्म्स। हाँ, एक टर्म मैं भूल गया, वो है सेगमेंट। अभी हम बात कर रहे थे, अगर हम सर्कल पे एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, दिस इज कॉल्ड ए बी, ठीक है। ये सर्कल को दो हिस्से करता है, एक ऊपर वाला हिस्सा और दूसरा ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। इसको हम सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। और बड़ा वाला पोर्शन भी है, इसको भी हम सेगमेंट कहेंगे, क्योंकि ये बड़ा पोर्शन है, बड़ा सेगमेंट है, इसलिए हम इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं, और इस सेगमेंट को हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने जहन में रखा कि सर्कल क्या है, इसका रेडियस क्या है, इसका सेंटर क्या है, इसका कॉर्ड क्या है, टेंजेंट क्या है, सीकेंट क्या है। इसके बाद हमने डिफाइन किया माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सर्कल के हवाले से, या सर्कल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक यू कैन से द थ्योरम्स हैं, जिनको हम प्रूव यहां पे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको यहां पे दिखाई, ये बुक पे भी आप देख सकते हैं, बुक पे ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड करना मस्ट है कि किस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, ठीक है। अब हम एक थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम है, अगर एक सर्कल है हमारे पास, इफ वी हैव अ सर्कल, ठीक है, and we have two equal chords, like this is AB, AB is a chord, and then we have PQ, PQ is another chord, ठीक है। मैं PQ यहां पे लेता हूं, let's take P here and then Q here, ठीक है। Now the theorem is equal chords subtend equal angles at the center। यानी अगर हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ए बी एंड पी क्यू, और ये जो ए बी सेंटर सी के साथ एंगल बनाता है, ये बराबर होगा उस एंगल का जो पी क्यू कॉर्ड सेंटर के साथ बनाता है, ठीक है। नाउ वी विल प्रूव दिस थ्योरम। आपने समझ लिया ना व्हाट एक्चुअली थ्योरम इज। थ्योरम सेज इक्वल कॉर्ड्स, अगर हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं पी क्यू एंड ए बी, वो जो सेंटर के साथ एंगल बनाते हैं वो भी एंगल जो है, एंगल्स जो हैं वो बराबर होंगे। दिस इज द थ्योरम। सो विल बी प्रूविंग दिस थ्योरम राइट नाउ। इसके लिए हम पहले लिखेंगे व्हाट इज गिवन। गिवन इज two chords, or you can say two equal chords AB and PQ of a circle with center C, जिसका सेंटर जो है C के बराबर है। Now what is to prove? तो प्रूव क्या करना है हमें? We have to prove एंगल ACB is equal to, ये एंगल is equal to एंगल PCQ, ये हमें प्रूव करना है। एंगल ACB is equal to एंगल PCQ, ठीक है। तो हम कॉन्ग्रुएंस की एक थ्योरम है या एक क्राइटेरिया है, वो हम यूज करेंगे, जिससे हम ये एंगल जो है ये बराबर शो करेंगे, ठीक है। If I name this angle as angle 1, this as angle 2, I can write we have to show angle 1 is equal to angle 2, ठीक है। Now let's prove. तो प्रूफ कैसे हम करेंगे इस थ्योरम का, ठीक है। I take the two triangles, मैं लिखूंगा in triangle ACB,
this is the triangle ACB and triangle PCQ. This is the triangle PCQ. ठीक है? Now what is given? I have AB is equal to PQ. AB जो है वो PQ के बराबर है ना? It is given. मैं लिखूंगा यहां पे it is given because we are given AB and PQ are two equal chords. Then another side is AC is equal to PC. बताइए कैसे? This AC is equal to PC. क्या आप मुझे कह सकते हैं कैसे? Yes. Radius of the same circle. ये देखिए, ये CAB रेडियस है और CPB रेडियस है. ठीक है? तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल जो है वो इक्वल होते हैं, क्योंकि एक सर्कल के अगर दो रेडियस है तो वो सेम होंगे डेफिनेटली. इसलिए मैं लिखूंगा रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल. इसके बाद वी हैव दिस BC. BC is that side, this one, this side. This is equal to QC. QC. BC is equal to QC. Again, reason is a radius of same circle. ठीक है? इसलिए डियर स्टूडेंट्स हमने दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स जो हैं आपस में बराबर हैं. ठीक है? Then we can conclude by SSS criteria. हम कह सकते हैं ट्रायंगल ACB is congruent to triangle PCQ. इस तरह से जो दो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट है. कॉन्ग्रेंट मतलब अगर हम एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे, ठीक है, ये ट्रायंगल ऊपर करके इस पे रखेंगे तो ये जो एंगल है, एंगल PA, ये एंगल P पे पड़ेगा और बराबर होगा. ये जो एंगल B है, ठीक है, ये एंगल Q के बराबर होगा और ये जो एंगल C है ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी एंगल 2 के बराबर होगा. ठीक है? सो वी कैन राइट बाय SSS triangles are congruent, so we can write angle ACB is equal to angle PCQ or angle 1 is equal to angle 2. Reason is corresponding parts of congruent triangles, जिसको हम abbreviated form में लिखते हैं CPCT, यानी corresponding parts of congruent triangles. ठीक है? इस तरह से हमने एक थ्योरम प्रूव की कि equal chords make equal angles with the center. ठीक है? अब अगर हम इस थ्योरम के कन्वर्स की बात करेंगे, कन्वर्स क्या बनेगा इसका, या रिवर्स क्या बनेगा इस थ्योरम का, यानी अगर एंगल्स बराबर हैं तब कॉर्ड्स भी बराबर होंगे. लेट्स ट्राई टू, ये आपने समझ लिया होगा या ये आपने लिख भी लिया होगा. तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे जाते हैं. नेक्स्ट थ्योरम क्या है? वो है कि कैसे हम इसका कन्वर्स प्रूव कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we will write the statement of the converse of this theorem. What is the converse of this theorem? So I can write if two chords subtend equal angles with the center, then the chords are equal. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, हम कन्वर्स कर रहे हैं इस थ्योरम का, और दो कॉर्ड्स हैं AB एंड देन वी हैव PQ. ठीक है? और ये जो एंगल बनाते हैं सेंटर के साथ वो सेम है. ठीक है? तो हमें कॉर्ड्स इक्वल दिखाने हैं. सो व्हाट इज गिवन हियर? वी हैव two chords AB and PQ. AB and PQ. ठीक है? What is to prove? To prove is
वी हैव टू शो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब देखिए प्रूफ देखिए इस थ्योरम का डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम कोशिश करेंगे इसका प्रूफ करने की। तो ये है ए बी, दिस इज द ए बी एंड एंगल इसका नाम मैं सी देता हूं, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब यहां पे अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल पी सी क्यू, हम फिर से लिखेंगे एंगल ए सी बी is equal to angle PCQ. It is given. ये दिया हुआ है थ्योरम में ही कि एंगल सबटेंड जो करते हैं सेंटर के साथ टू कॉर्ड्स वो इक्वल है। इसके बाद AC अगर मैं लिखूंगा वो है PC के बराबर, वो कंडीशन वही है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसके बाद ये साइड AC इज इक्वल टू PC। इसके बाद BC इज इक्वल टू QC, अगेन रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। सो बाय ए क्राइटेरिया SAS क्राइटेरिया, ठीक है, ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCQ, ठीक है। ये ट्रायंगल दो जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट निकले। कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर हम ये ट्रायंगल उल्टा करके इस पे लिखेंगे या इस पे रखेंगे तो साइड्स जो हैं या पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल जो हैं वो बराबर होंगे। इसका मतलब ये एंगल जो है ये बराबर एंगल 2 पे पड़ेगा या बराबर होगा, ये जो साइड है ये बराबर PQ पे पड़ेगा और बराबर होगा। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं AB इज इक्वल टू PQ। I write again reason CPCT corresponding parts of congruent triangles। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हमने सीखा व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज रेडियस, व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल। इसके अलावा हमने दो थ्योरम्स यहाँ पे प्रूव की। इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स विद द सेंटर एंड इट्स कन्वर्स। इफ टू कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। होप आपने इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। नाउ इट इज टाइम टू वाइंड अप। I'll be meeting you in the next lectures. Till then, goodbye.